दर्द का रिश्ता होता है। और तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया है, उसके बाद मैं सुरभि को खून के आंसू रुलाऊंगा। उसके बाद देखूंगा क्या कर लोगे तुम लोग। जिस घर में तुम रहते हो ना, उस घर की ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। वैभव, ऐसा भी मत कीजिए कि मेरे दिल में आपके लिए इतनी नफरत भर जाए कि मैं चाह कर भी ना निकाल पाऊं। भावना, तुम क्या सोचती हो? एक तरफ सुरभि की खुशियों की फिक्र है, तो दूसरी तरफ माताजी की जान की फिक्र है। तुम क्या सोचती हो? जी मैं क्या बताऊं, जिस असमंजस में आप हैं उसी में मैं भी फंसी हूं। बाकी लड़का हेलो। नमस्कार मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? किसने फोन किया तुम्हें? अरे भाई, मैंने इज्जत देने का ठेका लिया है कि मैं आपको आप किए जा रहा हूं और आप है कि तमतमाए चले जा रहे हैं अपने हिसाब से। क्योंकि तुम उसी के काबिल हो, और जो जिस काबिल होता है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, हरियाली के मौसम में यहाँ वहां जहां तहां जैसे हरी हरी घास उग जाती है ना, वैसे ही तुम्हारी जबान भी खुलने लगी है अपने हिसाब से। बात क्या है? बात यह है कि बहुत धमका लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं तुम्हारी और एक में नहीं सुनूंगा। अरे वाह, अरे वाह मेरे मिट्टी के शेर, मेरे सामने ही धारने लगे अपने हिसाब से। अरे भाई, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? हम भी तो सुने। अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा। तुम्हारी एक एक बात का खुलासा होगा। तुम्हारी एक एक बात सबको पता चलेगी। अरे देखिए मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मैंने आपको बार बार समझाया है और यही समझाता भी हूं कि जो सबसे ज्यादा जज्बाती होते हैं, जो जल्दबाज होते हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। और आप ये जल्दबाजी करके साबित कर रहे हैं और अपना नाम बेवकूफों की फहरिस्त में लिखवा रहे हैं। हाँ, जो कहना है कह लो, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमारी जिंदगी जहन्नम बनाकर रखी है तुमने। अरे मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, अभी आपने जहन्नुम का नजारा देखा कहां है? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वो नजारा तुम्हें मैं दिखा दूंगा अपने हिसाब से। और हाँ, तुम जो बार बार कह रहे हो कि हर बात का खुलासा होगा, खुलासा कर दोगे, बता दोगे, किसे बताओगे? अमरनाथ और केदारनाथ को बताओगे ना? क्या वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? कभी नहीं, हरगिज नहीं करेंगे अपने हिसाब से। जब सच्चाई खुलेगी तो सच्चाई साबित भी होगी। और मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मुझे लगा था कि तुम बहकने लगे हो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था, क्योंकि तुम जैसे लोग अगर बहकने लगे तो तुम जैसे लोगों को बांकेलाल शर्मा ही ठिकाने लगा सकता है। और कौन सी सच्चाई बताओगे अमरनाथ और केदारनाथ को मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब? यही ना कि तुमने उनकी माताजी को रानी बनाकर रखा, उनका सम्मान किया, उन्हें पलकों पर सजा कर रखा। लेकिन मैं 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन में 2
बाकेलाल शर्मा तुम्हारे ही सामने, अमरनाथ और केदारनाथ के सामने ये साबित कर दूंगा कि ये सच्चाई बताने वाली बुढ़िया तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और तुमने, मुकुंद प्रसाद चौरसिया, तुमने उन्हें मार डाला है और तुम अब यहां आकर ये झूठी कहानी बता रहे हो। सोचो, तुम्हारे तो उसी वक्त 12 बज जाएंगे और बुढ़िया बेचारी जान से चली जाएगी अपने हिसाब से। देखो, बेकार में बहको मत मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब। तुमने जिस माँ को अपनी पलकों पर इतनी इज्जत से अपने घर में संभाल कर रखा था, उसकी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? अरे भाई, 24 दिन बचे हैं, सुकून से निकल जाने दो अपने हिसाब से। फोन रखता हूं। मुझे धमकाने चला था अपने हिसाब से। क्या कह रहा था वो? सच ही तो कह रहा था। अगर आज हम जाकर अमरनाथ और केदारनाथ को ये सच्चाई बताएंगे तो क्या वो इस सच्चाई पर यकीन कर लेंगे? उन्हें इस सच्चाई पर यकीन सिर्फ माता जी ही दिलवा सकती हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता बता दे, हमें माँ जी तक पहुंचा दे। अबे अंधा है। माफी चाहता हूँ। सॉरी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे क्या पता था आप होंगे। कोई बात नहीं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। हर लड़की को अपनी हिफाजत के लिए इसी तरह तैयार रहना चाहिए। खैर छोड़िए, कहाँ रहते हैं आप? हर की पौड़ी के ऊपर वाली गली में। ओके। पर आप कुछ उदास लग रहे हैं, कोई बात है क्या? जी हाँ, दरअसल कोई अपना खो गया है, जिसकी वजह से हमारी खुशियां खो गई। ओह, तो खुशियों की तलाश है? जी नहीं, उस अपने की तलाश। अगर वो अपना मिल गया तो खुशियां खुद ब खुद मिल जाएंगी। और वैसे भी खुशियां तलाशने से कहाँ मिलती हैं। सच कह रहे हैं आप, तलाशने से खुशियां नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे अपने से मिलते हैं जिससे मिलके हमें ढेर सारी खुशियां मिलती हैं। सच कहा आपने, लेकिन दूसरा सच ये भी तो है, जिससे मिलकर खुशियां मिलती हैं, बिछड़ने पर गम भी उतना ही मिलता है। वाह, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। चलिए कहीं बैठ के बातें करते हैं। जी नहीं, धन्यवाद। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी अपने की तलाश है, जो मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। आपका फोन। फोन? ये किसका नंबर डायल किया आपने? ये मेरा ही नंबर है। मेरे मोबाइल पर आपका मिस कॉल आ गया है और अब आपके मोबाइल में भी मेरा नंबर है। कम से कम दोबारा मिलने की गुंजाइश तो रहेगी।
बाय। बाय। तुम्हें किसी अपने की तलाश है और मुझे लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई। दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? वैभव जो कर रहा है अच्छा है ना, करने दीजिए उसे। इसी तरह से तो सुरभि और मुकुंद प्रसाद का घमंड टूटेगा। किसी और का घमंड तोड़ने के लिए हम अपने संस्कार खो बैठे। ये तो ठीक नहीं है ना सरस्वती। इसमें संस्कार खोने वाली क्या बात है? वैभव सुरभि को सबक ही तो सिखा रहा है ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते शिखा, खुश रहो। तुम यहाँ कैसे शिखा? वैभव से मिलने आई थी। वैभव बता रहा था कि आप लोग कितने परेशान हैं। सुरभि को आपने बहू बनाकर घर में तो बिठा लिया है, अब उसी की वजह से दादी माँ का पता नहीं लग पा रहा। तुम्हें गलत खबर मिली है शिखा। उसकी वजह सुरभि नहीं है, उसकी वजह परिवार के वो दुश्मन है जो इसी परिवार में रहकर इसी परिवार के वफादार होने का दम भरते हैं। लेकिन फिर भी ये बात तो तय है ना कि सुरभि को बहू बनाने का आपका फैसला सही नहीं था। आखिर वो भी तो दुश्मन के घर से आई है ना, और पता नहीं आपको इतनी क्यों भाग गई कि आपने उसको बहू बनाने का फैसला कर लिया। उस फैसले पर ना तो मुझे उस वक्त पछतावा था और ना ही आज है। वो लड़की सचमुच इस घर की बहू बनने के काबिल है। हालात जरूर अलग हैं, लेकिन हालात और मौसम तो बदलते रहते हैं। लेकिन जो रिश्ता जुड़ जाए वो नहीं टूटता। अरे जाने दीजिए ना दीदी, आप तो सबको अपनी जैसा समझती हैं। वैभव कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में है, जाओ ना, जाओ। थैंक यू आंटी। इस लड़की के कदम फिर से इस घर में पड़े हैं। ये चाहती क्या है लड़की? वो जो भी सोचकर आई हो दीदी, आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि अगर वैभव की शादी हम शिखा से कर देते तो हमारा रिश्ता बड़े खानदान से जुड़ जाता और वो दोनों खुश भी होते। ये सही फैसला है तुम्हारा। बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही हो। तुम्हारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अकेले जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तुम पढ़ लिख कर अकेले जिंदगी गुजारने लायक तो बन ही जाओगी। शायद आप भूल रहे हैं वैभव, कल तक तो मैं अकेली थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं। अब आप भी तो हैं मेरे साथ। आखिर जीना तो हमें साथ में ही है। वैभव। हाय शिखा। हाय। वैभव, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस समय तुम्हारे कमरे में देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आखिर किसको लाके रखा है तुमने घर पे? अरे तुम क्यों परेशान होती हो? सुरभि बहुत जल्दी इस घर से जाने वाली है और वैसे भी इस घर में इसका गुजारा नहीं होने वाला। कब जा रही हो तुम? वैभव ने गलती से तुम्हारे गले में जयमाल डाल दी तो खुद को इस घर की बहुरानी मत समझ लेना। सुनील,
मैं बांके से मिला। है तो बड़ा घाघ और शातिर आदमी। 50,000 रुपए दिए उसने। दर्द का रिश्ता होता है। वैभव ने गलती से तुम्हारे गले में जयमाल डाल दी तो खुद को इस घर की बहुरानी मत समझ लेना। तुमने सही कहा शिखा, मैं हूं इस घर की बहुरानी और हमेशा रहूंगी। और तुम्हें सोचना है ना तो अपने बारे में सोचो, क्योंकि जो लड़कियां इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं उनके पास पछतावे और बदनामी के अलावा कुछ नहीं होता। रह जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। और हाँ शिखा, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तुम वैभव के इतने भी करीब मत आओ कि कल दूर जाना मुश्किल हो जाए। क्या सोचकर आई हो तुम यहाँ? मेरे ही कमरे में मेरे ही पति के गले लग रही हो? बहुत बेशर्म है तुम। देखा वैभव, किस तरह बात करी है ये? तुमने इसे इसकी औकात भी याद नहीं दिलाई। वो मुझे क्या याद दिलाते हैं क्या नहीं, वो तो हम मियाँ बीवी के आपस की बात है। सवाल तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने क्या संस्कार दिए कि आज तुम किसी और के बेडरूम में घुस गई। अपनी बकवास बंद कर। एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूं, अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पे तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ बदनामी हासिल होती है और कुछ नहीं। इस बात का तुम ध्यान रखो। वैभव, आखिर क्यों पाल रखा है इसे? इससे तो छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? देखो ना, कितनी सारी बातें सुना के चली गई मुझे। बरखा, 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 आ गया। ये लो, देखो दिल्ली से मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आया हूँ। वाह, अच्छा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा रहा? मेरे लिए इतना सारा सामान लेके आए और खुद के लिए मोबाइल फोन क्यों नहीं लिया? आप समझते नहीं हो, कभी बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। बरखा, मैं तो सोच रहा था कि बांके का मोबाइल ले लूं और मैं अड़ता था वो अपना मोबाइल दे भी देता, लेकिन कहने लगा कि वो उसका लक्की मोबाइल है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा ले जाओ अंदर रख। अरे बरखा, हाँ? माँ जी कैसी हैं? उन्होंने खाना वगैरह ठीक से खाया ना? अच्छी है वो। ख्याल रखना उनका। हाँ हाँ। सुनील, मैं बांके से मिला। है तो बड़ा घाघ और शातिर आदमी। 50,000 रुपए दिए उसने। मुझे लगता है वो बाकी रकम भी दे देगा। मेरा पैसा नहीं मारेगा। इतनी मोटी रकम है, 10 लाख, और मैं उससे मेरा पैसा मारने भी नहीं दूंगा, क्योंकि इस 10 लाख से ही तो मैं अपनी प्यारी बहन बरखा की शादी करूंगा। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरा हरिद्वार देखेगा कि किसी की बहन की शादी हो रही है। सुनील, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा सपना है। भैजी, अगर आपको लगता है कि बांके लाल कोई गड़बड़ नहीं करेगा तो बरखा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। बरखा के लिए तो मैं राजकुमार लाऊंगा, राजकुमार। नमस्ते माता जी। खुश हो बेटा, खुश हो। लगता है भाई वापस आ गया। हाँ माता जी, और पता है मेरे लिए ढेर सारा सामान लेके आए हैं। अच्छा, कपड़े, श्रृंगार का सामान, बहुत कुछ। लेकिन भैया के दिमाग में ना
मेरी शादी की बातें चलती रहती है। आखिर भाई है, तुम बहन हो उसकी, फर्ज बनता है ना। हाँ वो भी है, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। पिछले साल भी भैया ने बहुत लोग बुलाए थे, मुझे लड़का पसंद ही नहीं आया। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? मुझे ना सीधा सादा, सादगी वाला, अच्छी अच्छी बातें करे, तो प्यार का मतलब जानता हो, ऐसा लगना चाहिए। तो अब तक ऐसा कोई नहीं मिला? अभी एक मिला है माँ जी, पर उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं मौका मिल पाएगा भी या नहीं। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं। दरअसल मेरे मोबाइल में आपका नंबर था, इसीलिए मैंने फोन किया। अरे मैं बरखा बोल रही हूँ, वही जो तुमसे मिली थी। मैंने ही तुम्हारे मोबाइल से नंबर डायल किया था। उनसे मिलने के लिए केदारनाथ गया था और त्यागी जी से पूछ रहा था कि आपत्ति दर्ज करवा कर जमीन की कार्रवाई रुकवाई जा सकती है कि नहीं। दर्द का रिश्ता होता है। अरे मैं बरखा बोल रही हूँ, वही जो तुमसे मिली थी। मैंने ही तुम्हारे मोबाइल से नंबर डायल किया था। हो हाँ, आप? एक्चुअली मुझे याद नहीं था। अब तो याद आ गई ना, अब तो मेरा नाम जान चुके हो। मेरा नाम बरखा है, नंबर सेव कर लो। ओके बाय। ओके बाय। कौन था? अरे बता कौन था? जिसके बारे में अभी बात कर रही थी ना, वही था। क्या नाम है? मैंने अपना नाम तो बता दिया, पर उसका नाम पूछना ही भूल गई। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? हाँ परेशान तो हूं ना। वो इसलिए कि त्यागी साहब से अभी भी मेरी बात हुई थी। उनसे मिलने के लिए केदारनाथ गया था और त्यागी जी से पूछ रहा था कि आपत्ति दर्ज करवा कर जमीन की कार्रवाई रुकवाई जा सकती है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो कहा था कि माताजी हमारी मुट्ठी में है, तो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। अरे सबके सब लालची हैं, गिरे हुए हैं, बड़े कमजर्फ हैं ये लोग। डर तो मुझे इस बात का पहले भी था। अरे ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना। सवाल तो ये भी उठ रहा है भैया कि अगर फूफा जी इतने ही ईमानदार इंसान है, तो आधे जमीन के मालिक खुद क्यों बन बैठे हैं? वो लोग ये सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि अगर मुझे जमीन का लालच होता तो मैं वो 3 एकड़ जमीन बेचकर एक एक पाई उनके नाम पर क्यों करवाता।